तो स्टूडेंट्स कई दिनों से for many days students have been asking for the one shot of final account. So today we are going to learn some difficult point of final account, not only difficult point but some rules which are concluded in one shot. So be ready for it. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम रूल समझेंगे और आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जब हम रूल खत्म करें उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन के डिफिकल्ट पॉइंट में समझाऊं, आपको आंसर पहले से सोचना और देखना है कि हैव यू रिमेंबर्ड और नॉट, राइट. तो पहला रूल है, कोई भी जो अकाउंट्स लिखे होते हैं ट्रायल बैलेंस में, वो अगर डेबिट साइड है तो किसी भी जगह आएंगे डेबिट में ही आएंगे, और अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही आएंगे. अब ये रूल आपने लाइफ में, आई होप यू मस्ट बी लिसनिंग दिस रूल फर्स्ट टाइम. पर इस रूल को सही करने के लिए दो तीन बातें आपको और करनी पड़ेगी. देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, वो सब अकाउंट होते हैं, उनमें डेबिट क्रेडिट होता है. बट एज फार एज बैलेंस शीट इज कंसर्न, इट इज वन काइंड ऑफ स्टेटमेंट, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता. पर हमारे रूल के लिए वी एज्यूम दैट एसेट साइड, उसको मन में समझेंगे डेबिट, और लायबिलिटी साइड को मन में समझेंगे क्रेडिट. ये पहली बात हो गई. दूसरी बात कि हर रूल के एक्सेप्शन होते हैं, तो इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शन है. जो होते हैं डेबिट में आते हैं क्रेडिट में, तो क्या करेंगे, माइनस. क्रेडिट में होते हैं आते हैं डेबिट में, तो क्या करेंगे. तो एक रूल आपको, दूसरा रूल मिल गया, इफ यू चेंज द साइड, उसका साइन बदल जाएगा, इट्स साइन विल बी चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल, परचेज रिटर्न, it is shown in trial balance credit side and we have to write it debit side, तो क्या करते हैं, माइनस. सेम सेल्स रिटर्न. इसी तरह से अगर if you don't make capital account and you are going to write drawing, तो drawing is written liability side but drawing was shown in credit side, तो क्या करते हैं, माइनस. तो ये दूसरा रूल हो गया. तीसरा रूल कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी चंडाल चौकड़ी हो, मैं चंडाल चौकड़ी बोलता हूं, एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम में इनकम रिसीवेबल या मिलना बाकी, और रिसीव्ड इन एडवांस. ये चारों वर्ड अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो कहीं भी आएंगे बैलेंस शीट में ही आएंगे, सेम साइड पे. दूसरी बात, एडजस्टमेंट का थोड़ा सा रूल बता दूं. आप देखिए, ये जो आपको ट्रायल बैलेंस दी है, दोनों साइड का टोटल इक्वल है. अब डेबिट वाली सारी आइटम आप डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट वाली क्रेडिट में लिखोगे, तो एडजस्टमेंट किसे कहते हैं. तो बच्चे जनरली अंडरस्टैंड द पॉइंट्स विच आर रिटन बिलो द ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड adjustment, but it is not true.
if you are going to make 1 rupee difference or extra except from trial balance, it is called adjustment. क्या बोला मैंने? अगर आप ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई रकम के अलावा जरा सा भी आप चेंज करने जाओगे तो आपको उसकी रिकवरी देनी पड़ेगी, और वही होता है ट्रायल बैलेंस। मैं जनरली फाइनल अकाउंट को बोलता हूं वेट का जो होता है अपने लारी पे, एक इधर तराजू, तो मैं तीन वाला तराजू बोलता हूं, इधर। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इस तरह से। अगर आप एडजस्टमेंट की कोई इफेक्ट देते हो तो आपको दिमाग में क्या रखना है? मान लो तराजू के इधर का तीनों का टोटल 10 kg है, इधर का भी टोटल 10 kg है। अब 1 kg आपने इधर से उठाया और 1 kg ऊपर वाले इधर से ही उठाया, तो क्या होगा? तराजू झुक जाएगा। अब ये बात आपको एकदम इजी लगी, लेकिन ये चीज आपको बच्चे क्वेश्चन में नहीं समझ पाते। मतलब क्या? किसी भी एडजस्टमेंट की दोनों इफेक्ट एक ही तरफ एक ही जैसी नहीं होनी चाहिए। एनी एडजस्टमेंट डज नॉट हैव बोथ इफेक्ट सेम साइड सेम वे। मतलब दोनों डेबिट में नहीं, दोनों क्रेडिट में नहीं, दोनों डेबिट में माइनस नहीं, दोनों क्रेडिट में माइनस नहीं। याद रखना, धर्मेंद्र की फिल्म का गाना है, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। ये जो फाइनल अकाउंट है, ये until you carry or study in commerce line, ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये जो मैंने एडजस्टमेंट का रूल बोला, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? सपोज यू फाइंड अ वेरी न्यू एडजस्टमेंट इन एग्जाम, तो व्हेन यू आर गोइंग टू गिव टू इफेक्ट, फर्स्ट यू हैव टू चेक 4 थिंग, दोनों डेबिट में नहीं, दोनों क्रेडिट में नहीं, दोनों डेबिट में माइनस नहीं, दोनों क्रेडिट में माइनस नहीं। तो ये 4 चीज नहीं होनी चाहिए। और कुछ रूल्स हैं, वो क्वेश्चन के साथ साथ अपने देखते जाएंगे। ध्यान रहे, सिंपल एडजस्टमेंट में नहीं समझा रहा हूं, सिर्फ डिफिकल्ट। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे आइए, गीताज लोन। अब ये जो लोन है, ये इनका बड़ा फेवरेट पॉइंट है। हर दूसरे क्वेश्चन में लोन होगा, डेट दे रखी है। अच्छा, लोन भी 2 तरह की होगी, पार्टनर्स लोन, outsider loan. What are the name of the partners? And whose loan is there? That means it is outsiders loan. First count the months. 6 months. अच्छा, लोन को मैं थोड़ा स्लो इसलिए चलाऊंगा, हर दूसरे क्वेश्चन में लोन है। तो लोन 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन, ली लोन, दी लोन। अगर आपने, इफ यू हैव गिवन लोन टू समवन, इट इज कॉल्ड एसेट फॉर यू, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस। एंड इफ यू हैव टेकन लोन फ्रॉम समवन, it is called liability for you and it must be on credit side. So watch there,
which side loan is written? Credit side. That means you must have taken loan from Geeta. Who will pay interest? अपने पे करेंगे, कॉमन सेंस है, क्योंकि हमने लोन ली है तो इंटरेस्ट वो थोड़ी पे करेगा। तो ये इंटरेस्ट अब आपको डेबिट में ढूंढना है, कहीं पर इंटरेस्ट ऑन लोन है? बोलो, नहीं है। मतलब कुछ भी इंटरेस्ट पे अगर किया होता तो डेबिट में होता। अब तुम्हारे मन में होगा सर किया होता तो क्या होता, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। अभी अपने इसको समझने का, हमें इंटरेस्ट क्या करना है? पे करना है। नीचे कितने एडजस्टमेंट है? तो ये 6 है, तो ये इसको 7 एज्यूम कर लो और इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इनकम है कि एक्सपेंस है? प्रॉफिट एंड लॉस के, और ये लायबिलिटी है। अब आप देख लो, एक डेबिट एक क्रेडिट, हो गया मैच। अब मुझे क्रेडिट में और कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, क्रेडिट में एक वर्ड आया है आउटस्टैंडिंग वेजिस। अभी मैंने बताया था चंडाल चौकड़ी की कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में दिखे, बैलेंस शीट में फेंकना है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। किधर? जैसे इधर ढूंढो, है कुछ इसमें, तो ये रहा, ये भी चंडाल चौकड़ी है, किधर फेंकेंगे? अब एडजस्टमेंट, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 4 5 जल्दी से बता दूं, जैसे वो ऊपर हमने इंटरेस्ट का किया था। एक ही बार बताता हूं, फिर आगे नहीं बताऊं। ये देखो कितनी सैलरी है और ये देखो कितनी सैलरी है। वो 15,000 जो ऊपर लिखा है ऑलरेडी हमने पे कर दिया है, और ये जो 500 है अब आपको कुछ बातें बताऊंगा। ये एडजस्टमेंट कब प्लस करते हैं और व्हाई दे आर एडेड, कब माइनस करते हैं, व्हाई दे आर सब्ट्रैक्टेड, उसका रीजन वी हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपने एक्सपेंस 15,000 सोचो, मान लो 20,000 का कोई एक्सपेंस है। मान लीजिए आपने कोई ऑफिस रेंट पे ली है पर मंथ 2,000, साल भर का कितना हुआ? 24,000। अब ट्रायल बैलेंस में मान लो 20,000 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव ऑलरेडी पेड 20,000 बट यू हैड टू पे 24,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कैश की कोई लेना देना नहीं, एक्चुअल इनकम और एक्चुअल एक्सपेंस आना चाहिए। तो 20 भले पे किया है पर एक्चुअल एक्सपेंस कितना है? 24। तो 24 डेबिट में आना चाहिए, इसलिए 20 में 4,000 ऐड करते हैं। आज तक आप ऐसे ही क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम, बस ऐसे ही करते। वॉट एवर एक्सपेंस और इनकम बिलोंग टू करंट ईयर मस्ट बी रिटर्न इन देयर प्रॉपर अकाउंट। वो अगर इस साल का है तो आना चाहिए, कम है तो जोड़ दो, और अगर इस साल से बाहर का है तो माइनस कर दो। सपोज रेंट है 24,000 और आपने उसको पे कर दिए 30,000,
ट्रायल बैलेंस में 30 लिखा है और इंफॉर्मेशन लिखी है कि पर मंथ 2000 है, एंड काउंटिंग बाय पर मंथ वी गॉट आंसर 24,000. दैट मीन्स you had paid 6,000 in advance, which does not belong to current year. तो एडजस्टमेंट का रूल ये भी याद रखना, कोई भी चीज प्लस क्यों करते हैं, इट मस्ट बी फॉर द करंट ईयर. कोई भी चीज माइनस क्यों करते हैं, वो जरूर इस साल की नहीं होगी. तो ऊपर जो सैलरी है 15,000, इट वॉज रिटर्न ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लेकिन हमको पता चला कि 15,000 पे किया है और 500 बाकी है तो वो इसी वर्ष का, प्लस कर देंगे. लायबिलिटी है, लायबिलिटी पहला पूरा हो गया. आइए सेकंड पर. अब ये जो सेकंड वाला है, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस और सेकंड एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस. बेवकूफ, द फूल. तो मूर्ख. वहां पे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है. एग्जाम्पल 1 में एक तरफ डेबिट की लिस्ट है, एक तरफ क्रेडिट की है. तो हमको मालूम है एग्जाम्पल 1 में कि इस तरफ की सब डेबिट है, इस तरफ की सब क्रेडिट है. एग्जाम्पल 2 में एक फूल दो माली, मतलब कुछ तो सिर्फ डेबिट में होंगे, पता चल जाएंगे. सम ऑफ देम आर इन क्रेडिट, वो भी पता चल जाएंगे. लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखा हो कैश एंड बैंक और एक अमाउंट डेबिट में हो, एक क्रेडिट में हो, तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी बैलेंस की, कि किसका कौन सा बैलेंस होता है. तो वो लर्न करना पड़ेगा. जिनका डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट में होगा. अच्छा, अब इसके अंदर यहां एक चीज दे रखी है हमको, ट्रेडिंग अकाउंट. और ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस दे रखा है क्रेडिट 30,000. दैट मीन्स it is gross profit. Only in one condition we don't have to make trading account. And what is that condition? If any adjustment related with trading account are not given in adjustment, in that situation we don't have to make ट्रेडिंग अकाउंट. सर समझ में नहीं आया, एडजस्टमेंट में आओ. ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हो तो नो नीड टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट. बट इफ एटलीस्ट वन एडजस्टमेंट इज गिवन रिलेटेड विथ ट्रेडिंग अकाउंट, वी हैव टू मेक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट. Adjustment number 2 and 3, both adjustment are related with trading account, and that is why we have to make small trading account and find out new gross profit. Read second adjustment. अब इसका रूल बता दूं. गुड्स गॉन बाय एनी रीजन, परचेज में से माइनस. अब परचेज तो है ही नहीं,
सोचेंगे बाद में। तो एक तो आएगा ट्रेडिंग के डेबिट तरफ परचेज में से माइनस, और जय विड्रॉ किया है तो ये ड्रॉइंग है उसके करंट या कैपिटल के क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में। सेकंड एडजस्टमेंट, परचेज क्रेडिट परचेज लिखना रह गया। इफेक्ट बोलो इसकी। फिर से जोर से। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में और डेबिट में प्लस, नहीं क्रेडिट। मैंने कहा था इस सेंटेंस को हमेशा इस तरह के एडजस्टमेंट तो एक ही लाइन में बोलना है, परचेज और क्रेडिटर में प्लस। तो ये इस तरह से। अब ये आप देख लीजिए परचेज और उसके अंदर लिख दिया। अब यू में आस्क मी वन क्वेश्चन, सर ड्रॉइंग ऑफ गुड्स अकाउंट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड परचेज, what happened if unrecorded purchase is not given? अरे भाई जो डेबिट में माइनस किया है, अगर वहां कुछ है ही नहीं तो क्रेडिट में लिख दो, उसका एक ही मतलब होता है। तो एक चीज तो ये सीखी। आते हैं और कुछ है, आइए फैक्ट्री ऑन लीज। अब ये जो है फैक्ट्री लीज विल बी एंडेड 21, और व्हेन विल लीज स्टार्ट इट इज नॉट गिवन, वी विल एज्यूम दैट लीज वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो 17, 18, 19, 20 एंड 21 कितने साल हुए? 5 साल। क्या करेंगे? 5 ही हो रहे ना, ओके 17 से 20, तो 5 से डिवाइड कर देना और वो डेप्रिसिएशन हो गया। अब लोन ऑफ पार्टनर दूसरी बार बता रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल में आउटसाइडर लोन था, ये लोन ऑफ पार्टनर है। किस तरफ है? क्रेडिट पे, मतलब ली लोन है, पार्टनर की लोन में इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन 6%, और उसको महीने भी गिन लेंगे और 2 इफेक्ट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और लायबिलिटी में। और मुझे कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, एडजस्टमेंट में 5th आ जाओ। ये रहा, कहां है डिस्काउंट रिजर्व? ओके, ये रहा 300 डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर। एडजस्टमेंट में बोला है कि इसकी जरूरत हाजी क्या? क्यों डर लग रहा है? बोलो बोलो बिना। याद रखें, ये जो एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज एन इंफॉर्मेशन। तो इसकी 2 इफेक्ट मत देना, ये इंफॉर्मेशन है कि भाई जो आपने रिजर्व रखा था उसकी जरूरत, तो वापस से प्रॉफिट में प्लस। जैसे माँ बाप ने लड़की की शादी के लिए पैसे बचा के रखे थे और लड़की किसी के साथ भाग गई,
तो पैसे क्या हो गए, बच गए, वो वापिस से प्रॉफिट बन गया। ऐसे एडजस्टमेंट में इसलिए देता हूं ऐसे एग्जाम्पल कि बच्चे जल्दी याद रख लेते। आइए यहां पे आपको डेबिट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, डेट देखो, निकालो 6%, कितने महीना, पूरे साल का कितना हुआ, 600। और सामने देखो कितना है। When I was in 12th standard, such type of adjustment or points, they irritated me. Why? मुझे इसकी बारीकी समझ में नहीं आती। 300 का मतलब वो हमको मिल चुका है। सर कैसे पता चलेगा, पे कर दिया मिल चुका है? भाई डेबिट में हो तो एक्सपेंस या एसेट होता है, क्रेडिट में हो तो इनकम या लायबिलिटी होती है। तो ये इनकम है तो 300 वी ऑलरेडी हैव गॉट, लेकिन मिलना कितना था? तो 600 में से 300 की एक ही इफेक्ट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस के, और बचे हुए 300 की दो इफेक्ट होगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में 300 में प्लस करेंगे, और दूसरा ये अपनी एसेट है, और वो मेरा डेबिट क्रेडिट का रूल मैच करते रहना। 300 प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, 300 एसेट यानी डेबिट में। देखो फिर आया प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंस, चंडाल चौकड़ी है, एसेट होगा। अच्छा ये किधर आएगा? गुड्स गॉन बाय एनी रीजन परचेज में से, ये किधर आएगा? चलो ये हो गया एडजस्टमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8th नंबर आ जाओ। देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ 2000 का, परचेज में से 2000 माइनस, उसका 80% निकालो। 600 का क्लेम है, हु विल पे दिस? इंश्योरेंस कंपनी, तो इसको लिखेंगे एसेट में। हाउ मच लॉस डू वी हैव टू फेस? 400 विल बी रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। अब मैं आपको यहां पे डेबिट क्रेडिट का एडजस्टमेंट का मेरा रूल है वो समझाता हूं। 2000 ट्रेडिंग के डेबिट में माइनस किया, डेबिट में 1600 एसेट यानी डेबिट में, 400 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो डेबिट में माइनस और डेबिट में लिखा तो मैच हो गया। 9 आ जाओ। अब ये जो कमीशन वाला है इसमें 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। मैनेजर इज टू बी गिवन 10% कमीशन और पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन, और दूसरा होता है 10% कमीशन इज पेएबल टू जेस फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो ये स्ट्रेंज होता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते? सबसे पहले ट्रेडिंग बंद करो, वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर इट टू पीएनएल, नॉट नेट प्रॉफिट फाइंड करो, ट्रांसफर टू एप्रो,
अब आपको ये जो है दे आर टोटल इनकम ऑफ द फर्म, और ये जो 4500 है टोटल एक्सपेंस ऑफ द फर्म। रफ में ये माइनस करने पे आया 36,348। अगर एक ही बार कमीशन वर्ड होता कि जैस इज टू बी गिवन 10% कमीशन, तो यहां आता 10/100, और कमीशन 2 बार है 10/110। पार्टनर का कमीशन है, हाँ, एप्रो के डेबिट में, कैपिटल और करंट के क्रेडिट में। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। यहां पे कुछ लिखा नहीं है ऐसा खास। आते हैं सेकंड एडजस्टमेंट, आ जाओ। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसको तो छोड़ दो, आगे पढ़ो। 2,000 का बोनस है एप्रो के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट। फिफ्थ एडजस्टमेंट, परचेज में लिखना रह गया। परचेज ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो परचेज और क्रेडिटर में प्लस। कुछ बच्चे बोलते सर ये इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा है? अरे भाई ये नहीं लिखा होता तो 3 इफेक्ट देनी पड़ जाती, तो बैलेंस बिगड़ जाता। तो वो सेंटेंस उनकी मजबूरी है लिखना, उसका कोई मीनिंग मत समझना। 7 एडजस्टमेंट आ जाओ। आप गौर करेंगे, ये रहा इन्वेस्टमेंट, कितने का है? 14 का। 14 को कितना करना है? 12 करना है। अगर ये आगे की लाइन नहीं होती तो जैसे डेप्रिसिएशन की इफेक्ट देते हैं, इन्वेस्टमेंट में से माइनस पीएनएल के डेबिट में। अब ये एडजस्टमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि ये ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। आइए, ये रहा जनरल रिजर्व। अब यहां पर भी मेरा एक रूल आपको काम आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आप कुछ भी लिखते हो, प्रॉफिट कम करते हो। क्रेडिट में लिखते हो, प्रॉफिट इंक्रीज करते हो। तो वो आधा सेंटेंस नहीं होता। तो जैसे डेब्ट की 2 इफेक्ट होती है, इन्वेस्टमेंट में से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डेबिट, एज सुन एज यू राइट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, that means you have decreased profit by 2,000, but adjustment is saying कि ये लॉस आपको कहां से निकालना है? जनरल रिजर्व। सर वहां कहां लिखा है जनरल रिजर्व से निकालना है? अरे भाई, हमारे घर में कोई सेविंग होती है, कोई बीमार पड़ता है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम किसी से उधार ले या सेविंग में से चुकाए। तो ये वही कह रहा है कि ये लॉस यू कैन नॉट शो
ऑन प्रॉफिट एंड लॉस साइड, तो आपको जनरल रिजर्व में से माइनस और इन्वेस्टमेंट में से भी माइनस। अब ये ऐसा एडजस्टमेंट है जिसकी दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में हो रही। दिस इज द रेयरेस्ट केस, बहुत वेरी फ्यू एडजस्टमेंट you can see that both effects are occurring in balance sheet. एट्थ आ जाओ। Loan of 600 was given to an employee but debited to salary account. देखो, अगर आप लोन देते हो तो क्या लिखते हो? लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 600। इसके बदले हमने क्या लिख दिया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600। अब ये 11th के रेक्टिफिकेशन और एरर वाला चैप्टर जैसा है। अब यहां पर भी मैं आपको मेरा एक रूल बताऊंगा, जिसका जो बैलेंस होता है, अगर आपको प्लस करना है उसमें तो वही करो, माइनस करना हो उल्टा करो। जैसे आपके पास 1 लाख की एसेट है, आपने 20,000 की एसेट और परचेज की। अब एसेट में प्लस करना है कि माइनस? प्लस। तो पहले की 1 लाख एसेट डेबिट बैलेंस, और 20,000 प्लस किया और परचेज किया, तो एसेट में एसेट प्लस हो जाता है। अगर आपने सेल किया तो माइनस होगा। सैलरी हमारा एक्सपेंस है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि दी थी लोन, सैलरी में डेबिट कर दिया है। अब एवरेज बच्चे पढ़ेंगे सैलरी में डेबिट कर दिया, मेरे स्टूडेंट पढ़ेंगे सैलरी में प्लस कर दिया है। तो जैसे ही आपने बोला सैलरी में प्लस कर दिया है, सैलरी में से माइनस, और गिवन लोन इज कॉल्ड एन एसेट, बैलेंस शीट में एसेट में। तो इसकी 2 इफेक्ट होगी, सैलरी में से माइनस और एसेट की तरह। अब देखो, लोन ऑफ शिव आ चुका है, ये मैं पहले समझा चुका हूं। इसमें ट्रायल बैलेंस में तो कुछ है नहीं, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ जाते हैं। शिव विड्रॉन गुड्स 1000, वो तो होता है ट्रेडिंग में, परचेज में से माइनस और ड्राइंग गिनी जाएगी। शंकर वाला पढ़ो। He has withdrawn for personal use but recorded in sales book. This adjustment has 4 effect. पहले तो जो रॉन्ग हुआ है उसको रिवर्स करो। सेल्स बुक का मतलब सेल्स और डेटर में प्लस किया गया होगा, तो सेल्स और डेटर में से माइनस, और अब सही इफेक्ट दो, परचेज में से माइनस, और ये ड्राइंग है कैपिटल के या करंट के डेबिट में। ये जो एडजस्टमेंट है ये सीबीएसई में आता है ऐसा पॉइंट,
जो गलती से आप प्रिंट हो गया है इसका कोई मीनिंग नहीं। सिक्स एडजस्टमेंट और सिक्स क्वेश्चन जो है ये रॉन्ग है, मतलब गलत कर दिया है और आपको इसको सुधारना है। ये बताइए ये 27,200 किधर आएगा? और कोई? तो ध्यान रहे बेवकूफो, ये कहीं नहीं आएगा, ये उसका ढूंढा हुआ। He has found out his wrong answer. It is useless for us. अब इसमें से जो जो ट्रेडिंग में जाता है वो वहां फेंको, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता वहां फेंको, और ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, बस यही खास बात थी। एसेट लिखा है वो सारा एसेट में उतार दो, लायबिलिटी लिखा है वो वहां उतार दो। अब आप इसको बैठ के शांति से देखोगे तो समझ में आ जाए। अगला आते, यहां पे सीपी लिखा हुआ। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, और ये ओरिजिनल प्राइस है और 23,000 बुक वैल्यू है। अब कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस, only one situation they are given if depreciation method is straight line method, otherwise no need to know cost price। तो हम देखेंगे तो हाँ है, कहां है? ये रहा, ये लिखा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ईयर में 1 लाख की मशीन हो, 10% हो, पहले 10,500 1 लाख पे गिनेंगे, फिर 90 बचा, फिर 1 लाख पे गिनेंगे, फिर 1 लाख पे गिनेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में बुक वैल्यू पे नहीं गिनते, कॉस्ट प्राइस पे गिनते। तो यहां पे 30,000 पर गिनेंगे, और ऑफिस इक्विपमेंट में भी आपको सीपी पे ही गिनना है। मियाँ जी किसके? खाए पिए और खिसके। हमने सीपी पे डेप निकालो और सीपी को भगा दो, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर डेप की जो इफेक्ट होती है वो। बात करते हैं टेंडर डिपॉजिट। डेबिट में जनरली दो ही चीजें होती है, या तो एसेट, आइदर एसेट और एक्सपेंस। तो ये डिपॉजिट, कहीं हमने पैसे लगाए हैं तो ये हमारी एसेट है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ढूंढते हैं नीचे कौन सा एडजस्टमेंट है। टेंडर डिपॉजिट पे 12% इंटरेस्ट। अब डेट दे रखी है, गिनो, 6 महीने का। सामने देखेंगे कहीं कोई टेंडर डिपॉजिट सामने तो नहीं है, नहीं है, मतलब टेंडर डिपॉजिट का सीधा इंटरेस्ट गिन डालेंगे। कितना परसेंट? 12%। इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा?
मिलेगा। तो एसेट हो गई। इनकम है कि एक्सपेंस है? तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट और एसेट। ट्रायल बैलेंस में मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। एडजस्टमेंट आइए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पढ़ो। क्लेम कहां है? क्लेम ढूंढो ऊपर, ये रहा क्लेम 5000। वेयर वॉज इट रिटर्न? डेबिट साइड वेयर? एसेट में। तो कहीं हमने किसी पे क्लेम ठोक रखा था 5000 का, और सेटल्ड फॉर 2000, मतलब 5000 के बदले हमको 2000 मिला और गवर्नमेंट ने बोला भूल जाओ। कितने का लॉस हुआ? तो ये देखिए 3000 जाएगा ये लॉस की तरफ, 2000 जाएगा कैश में प्लस, और 5000 जाएगा क्लेम माइनस। सर समझ में नहीं आया। देखो एक्चुअल में ये जो लिखा है ना इसने, ये ठीक है, इसको ये भी लिखना था। क्या लिखना था? मैंने जैसे लिखा है क्लेम लिखना था 5 में से 5 माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए? वो खत्म हो गया। नुकसान कितना हुआ? 3000। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2000 एसेट में। तो डेबिट में 5 माइनस और डेबिट में ही 5000। तो ये क्लेम वाला अच्छा पॉइंट है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि 2000 कैश मिल गया है? ओनली वन वर्ड विल टेल यू। व्हाट? दिस वर्ड। वो कह रहा है कि बीमा कंपनी ने आपको 2000 दे दिए और बोले भूल जाओ। फोर्थ एडजस्टमेंट आओ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये रहा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 9000। सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? मेनी स्टूडेंट कांट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू वर्ड्स। एडवर्टीजमेंट यानी एक्सपेंस, और सस्पेंस मतलब आपने इकट्ठा बहुत सारा एडवर्टाइज किया है। पब्लिक याद रखेगी 2 साल 5 साल, तो वो खर्च को टुकड़ों में बांट देते। तो कितना एडवर्टाइज है? बोलता है आधा इस साल, हाफ नेक्स्ट ईयर। अब हाफ कैसे पता चला? वहां लिखा है प्रीपेड, सॉरी 50%। तो 50% मतलब आधा इस साल, तो इसको एज्यूम कर लो प्रीपेड की तरफ। तो प्रीपेड में एज्यूम करेंगे तो क्या होगा? एडवर्टाइज में से माइनस और एसेट में जाएगा। इसके बाद आइए 5 हो गया, 6 हो गया, 6 ठीक है, 7 हो गया, 8 आ जाओ। आता है किसी को?
कई बार we have discussed this point many times in our class. समझो, हमने किसी को गुड सोल्ड किया. He promised us to pay us after 2 months. We don't have faith on him. हमने कागज पे लिख दिया कि तू मुझे 2 महीने बाद का प्रॉमिस करता है. उसने साइन कर दिया. उसका बन गया बिल रिसीवेबल, हमारा बन गया बिल्स पेएबल. मैं क्या बोल रहा हूं? उसका बन गया बिल्स पेएबल, हमारा बन गया बिल रिसीवेबल. हमको पैसे की तो आज ही जरूरत है. हम बैंक के पास गए, बैंक को बोला तुम 2 महीने बाद उससे ले लेना, मेरे को आज ये पैसे दे दो. बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट काट के हमको पैसा दे देती. पैसे देते समय बैंक कच्चा खेल नहीं खेलती, हमसे गारंटी लेती है. अगर उसने पे नहीं किया तो अपने अकाउंट में से माइनस करती. तो यहां लिखा है वर्ड dishonored. It means he hasn't paid the bill. तो बैंक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बैंक क्या करेगी? हमारे अकाउंट में से माइनस, और वो आदमी फिर से हमारा डेटर बन जाएगा. तो इसकी 2 इफेक्ट होगी, बैंक में माइनस और डेटर में प्लस. इसके बाद 9th एडजस्टमेंट. अब बोले सर ये 9th क्यों बता रहे हो? तो रेगुलर पॉइंट है. अब आप देखिए, ये रहा. अगर 9th वाला एडजस्टमेंट ऊपर होता, 8th वाला नीचे होता, तो भी पहले ये डिस्काउंट वाले बिल की इफेक्ट देते, उसके बाद ही बैड डेट रिजर्व की इफेक्ट देते. ध्यान से सुनो, डेटर का रूल है, फर्स्ट ऑल द एडजस्टमेंट विच आर रिलेटेड टू डेटर उनकी इफेक्ट दो, आफ्टर दैट बैड डेट की दो, फिर उसके बाद बैड डेट रिजर्व की दो, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर की दो. तो ये रूल होता है. और कुछ रह गया है? बस खत्म. अच्छे पॉइंट है इसमें कुछ. सेकंड एडजस्टमेंट आई है, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक दिया. अब क्या होता है कि स्टेशनरी के क्लोजिंग स्टॉक एकदम इजी होने के बावजूद जनरली इट इज आस्क्ड इन वेरी फ्यू क्वेश्चंस. बच्चे समझ नहीं पाते. देखो, ओपनिंग स्टॉक और परचेज स्टॉक देखते ही बच्चों को धक धक होता है कि ट्रेडिंग में तो नहीं जाएगा. तो ये दोनों जाएंगे पीएनएल के डेबिट में, दोनों आपस में प्लस, और उसमें से स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट की तरफ. अब ये वाला आ जाओ. कभी भी डेप्रिसिएशन ट्रायल में दिया हो और एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन दिया हो, ट्रायल बैलेंस में भी डेप्रिसिएशन हो, एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन हो, तो याद रखना, मान के चलेंगे कि ट्रायल बैलेंस का डेप्रिसिएशन कम होगा. अब इसको विधिवत पूरा ढंग से समझाऊं
तो ये मामूली पॉइंट में आप बहुत देर तक सोचोगे। एकदम इजी टेक्निक बताता हूं। दोनों को प्लस करके एसेट में लिख देना है। करो प्लस। 8400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। और नीचे कितना एडजस्टमेंट है? 10%। बस अब 10% की जो इफेक्ट होती है सीधे बुक में कैसे लिखा है देख लेते हैं। ये अब ये वाला जो बुक ने लिखा है वो ऐसे समझाऊंगा तो ये मामूली पॉइंट आपके लिए विकराल पॉइंट बन जाए। तो एकदम इजी टेक्निक। इफ डेप्रिसिएशन आर शोन बोथ प्लेसेस इन ट्रायल बैलेंस एंड सेम डेप्रिसिएशन इन एडजस्टमेंट, तो वो एसेट और डेप्रिसिएशन दोनों को प्लस करके एसेट में लिख दो। अब एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन बोला है दो इफेक्ट दे आते हैं। ये प्रोविडेंट फंड की झंझट इसमें आई है। प्रोविडेंट, देर आर 4 वर्ड्स रिलेटेड विद प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, contribution of provident fund, investment of provident fund, interest on investment of provident. First of all, what is this provident fund? The employee who works in our firm, when they get retired, we give them some money so they can live their life without any tension. That is called provident fund. So provident fund is a liability for us. तो provident fund जाएगा liability, balance sheet liability. Contribution to provident fund. Every year, firm has to give some amount in the account of employees' provident fund. That is called contribution to provident fund. So it is called expense for us. तो expense जाएगा, contribution to provident fund जाएगा P&L के डेबिट। Investment of provident fund. The amount of provident fund, when will it be given? When employee gets retired. तो तब तक इस प्रोविडेंट फंड को ऐसे ही पटक रखेंगे? नहीं, कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड यानी हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो ये हो गई हमारी एसेट। अब उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा नहीं है। वो किसकी अमाउंट है? एम्प्लॉय की। दिस इज द ओनली इनकम which are not written in profit and loss account, because that amount is belong to employee. That means interest on investment of provident fund is added to provident fund. अब ये चारों वर्ड जो है ना, आपका दिमाग साइंस ही करे। तो आप लोग रिवर्स करके एक बार ध्यान से सुनना और फिर चारों खुद बोलना, फिर तीसरी बार सुनना कि आपने सही बोला कि गलत। कन्हैया की लोन में बता चुका हूं, इसकी बात करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम है?
600. 600 will be written on in profit and loss on debit side. Now extra information has been given. 400 is for year ending June 17. ये जो 600 है, इस 600 में 400 ऐसा हिस्सा है जिसका अमुक टुकड़ा बाहर जंप कर रहा है. बाहर जंप कर रहा है, यस. डेट क्या है? तो कोई भी इनकम और एक्सपेंस, वी कैन राइट एनी इनकम एंड एक्सपेंस विच आर फॉर टिल March. If the expense or income cross the March, we cannot write those part of the amount. तो 400 का कितना पार्ट, 3 महीने का पार्ट जंप कर रहा है, तो 3/12 से इंटू किया. अब 400 को भूल जाओ. You have got 100 rupees. फिट करो 100 को चंडाल चौकड़ी में, प्रीपेड इंश्योरेंस, और फिर उसकी 2 इफेक्ट दे दो. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 600 को मल्टीप्लाई करते 3/12 से. 600 is a total amount, and adjustment is telling us that some part of the 400. बगासों की संख्या बढ़ रही है, भयंकर है. मैं क्या कर सकता हूं, आधे में छोड़ना तो मुश्किल लगेगा. बगासे मत खाओ. देखो, तुमने 600 कहां लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में. आपको 400 का उतना हिस्सा निकालना है जो जंप कर रहा है. तो 3 महीना जंप कर रहा है, तो 3 मंथ्स का पार्ट कितना निकाला? 100. अब आपको सिंपल क्वेश्चन बना. ट्रायल बैलेंस में लिखा है 600, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस 100. तो जैसे उसकी इफेक्ट देते थे वैसे ही देनी है इसकी. थर्ड वाला अच्छा है. आओ, 600 का फर्नीचर किशन को शोल्ड किया 400 में, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. मेरे ख्याल से मोस्ट इफेक्ट वाला एडजस्टमेंट है. पहले तो जो गलत हुआ है वो माइनस करो. डेटर और सेल्स में से 400 माइनस, 2 इफेक्ट दे दी गलत. अब फर्नीचर चला गया तो फर्नीचर में से 600 माइनस. किसको बेचा है? किशन को बेचा है. तो ये किशन है कौन? बाहर वाला है, बाहर वाला है. तो 400 में बेचा है, तो किशन से लेना बाकी 400 रुपीस. तो एसेट में आएगा 400. अच्छा, किस दिन बेचा है? 1/10 को. कितने महीने यूज करने के बाद बेचा है? इनके बताओ. बस यही सुनना चाहता था. दैट इज द थिंग आई वॉन्टेड टू हियर. याद रखो, लड़की ससुराल में आई और 1 अक्टूबर का उसको डिवोर्स हो गया. कब डिवोर्स हुआ? 1 अक्टूबर को. अब जज पूछ रहा है कि ससुराल में कितने महीने रही. आप अक्टूबर से गिनना शुरू करोगे
तो उस दिन तो डिवोर्स हो गया है। तो अप्रैल से सितंबर तक कितने महीने? 6। अब ये फर्नीचर का परसेंटेज डेप का गिनो, कितना परसेंटेज ढूंढो, कहां है? 5% डेप्रीसिएशन। 600 का 5% निकालो, 30 तो पूरे साल का आया, तो 6 महीने का आया 15 रुपीस। अब डेप आया 15, तो बुक वैल्यू क्या आई? वेरी गुड, 585। और बेचा कितने में? तो कितना लॉस हुआ? तो 185 लॉस। सर क्या समझाया, कुछ समझ में नहीं आया। देखो कैश फ्लो के अंदर आप बुक वैल्यू ढूंढते थे, 11th में डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर था। 600 का फर्नीचर, उसमें से पहले आपको डेप माइनस करनी है। हुआ कितना? 585। बुक वैल्यू आई 585। बेचा कितने में? 400 में। लॉस कितना हुआ? अगर यहां डेट नहीं लिखी होती तो समझते कि लॉस पूरा 200 हो गया। अब मैं आपको फिर से बताता हूं पूरा का पूरा। पहले गलत इफेक्ट खत्म करो। सेल्स और डेटर में से 400 माइनस, फर्नीचर में से 600 माइनस। अब दिमाग में रखना, एसेट यानी डेबिट में 600 क्या किया? 400 गया एसेट में डेबिट, 15 रुपीज गया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, 185 गया प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस डेबिट। तो 600 की रिकवरी इसने 3 टुकड़े में की। 400 डेबिट एसेट, 15 डेबिट, 185 लॉस डेबिट। अच्छा, मैं तुमको एक अच्छी सी बात बताता हूं। ये आज के जितने पॉइंट मैं समझा रहा हूं, अगर मैं, इफ आई वर इन योर प्लेस, इट विल बी इम्पॉसिबल ऑल्सो फॉर मी to learn and memorize all the difficult point. What would I do that time? पहले मैं एक बार सुन लेता, सुनने के बाद once again I repeat the same video. हर पॉइंट को चला के पोज करता, पोज करके मैं पहले खुद आंसर बोलता, फिर वीडियो को सुनता। अगर वो सही हो जाता है तो करेक्ट, रॉन्ग होता है निशान लगा देता और फिर सुनता। जितने रॉन्ग होते उनको फिर मैं तीसरी बार सुनता। आई डोंट नो यू विल फॉलो दिस थिंग फॉर यू और नॉट, आई डोंट नो। ओके, अब यहां 8th एडजस्टमेंट में नई बात आई है। देखो गुड्स का विड्रॉन हुआ है, एक इफेक्ट तो होगी परचेज में से माइनस, दूसरी इफेक्ट होगी ये ड्राइंग है कैपिटल या करंट के डेबिट में, और यहां डेट दे रखी है। मतलब क्या हुआ इस डेट का कि ये ड्राइंग पर भी आपको इंटरेस्ट, यू हैव टू काउंट द इंटरेस्ट ऑन दिस ड्राइंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। तो ये ध्यान रखना। 10 वाला कैसे करेंगे? एप्रो के डेबिट में
कैपिटल के क्रेडिट में। तोड़ो भाई तोड़ो। अब यहां पे एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दो नाम दिख रहे हैं, सेल्समैन और राही। अब जो सेल्समैन है वो तो बाहर वाला है, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो राही का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, राही कौन है ये देखो, पार्टनर का है, ये जाएगा एप्रो के डेबिट में। देखो आंसर, ये देखिए, और एप्रो में भी आ जाइए, तो ये रहा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अच्छा, इसमें एक विचित्र बात आई है, ये शॉप रेंट वाली, ये और ये, जो शॉप रेंट ऊपर है वो तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और ये जो एडजस्टमेंट है कौन सा एडजस्टमेंट है, फिफ्थ एडजस्टमेंट। शॉप रेंट इज पेड फॉर 12 मंथ्स, लेकिन हमने कहां तक पे कर दिया है, 30 अप्रैल तक। 12 मंथ का है 900, लेकिन एक महीना जंप कर रहा है, तो 900 को 12 से डिवाइड किया, कितना आएगा 75, वो बन गया प्रीपेड। 900 में से माइनस और एसेट। तुम बोलोगे सर ये तो जनरल इजी था, नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। ये क्या कहता है, प्रीपेड रेंट ऑफ शॉप। अब यहां पे जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने अभी रूल बताया था, कोई भी चंडाल चौकड़ी ट्रायल बैलेंस में हो तो बैलेंस शीट में आती है। ये अकेला पॉइंट है जो इस रूल को रॉन्ग साबित कर रहा है। ये कहता है प्रीपेड तो है, इस साल का प्रीपेड नहीं है, ये 1416 यानी पिछले साल का प्रीपेड है। अब देखो, प्रीपेड को मैं तुम्हें ढंग से समझाऊं। मान लीजिए तुम क्लासेस में पढ़ते हो और तुम्हारे फादर को लॉटरी लगी, तुम्हारी फीस मान लो 20,000 है, और तुम्हारा भाई अभी 10th में है, तुम्हारी फीस भी तुम्हारे फादर ने दे दी और उसकी फीस भी इसी साल दे दी। तो इस साल की नजर में तुम्हारी फीस तो इसी साल की है, पर तुम्हारे आने वाला जो भाई है 11th में आएगा, तो वो इस साल के नजर में प्रीपेड है, अगले साल के नजर में वो उसी वर्ष की फीस हुई कि नहीं। तो इस साल के नजर में कोई चीज प्रीपेड होती है वो अगले साल की होती है, लेकिन जो पिछले साल की प्रीपेड होती है वो इसी साल की होती है। तो ये अकेला पॉइंट है जो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्लस कर देंगे। पूरे चैप्टर में ये एक ही जगह है जो पिछले साल का पॉइंट दिया हुआ है।
अच्छा सर, आप दूसरी बार क्यों नहीं समझा रहे हो भाई? लेक्चर है यूट्यूब पे, आप स्लो देख सकते हो, रिपीट देख सकते हो, इसलिए मैं एक ही बार बोल रहा हूं। क्लास में होते तो मैं समझाता जाता, और तो मुझे इसमें कुछ दिखा नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, 3% कमीशन ऑन सेल इज पेबल। आप देखोगे आंसर में समझ में आ जाएगा। राही को ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करना, ऊपर राही को हमने दे रखा है 3000, लेकिन यहाँ 300 के हिसाब से साल भर का हो रहा है 3600, तो कितना पे करना बाकी है? 600, तो 600 की 2 इफेक्ट होगी। ये सुधार लेना, रिकवरी नहीं है, रिजर्व है। और चलो ये हो गया। ये वही 10 में वैसे ही आ गया, गलत वाला सब दिया हुआ है। और इसमें आप मुझे बताइए ये कहां लिखेंगे? ये जो नेट प्रॉफिट दोनों ने आपस में भाई भाई चाड़नी की तरह बांटा, बस यही सुनना था। तो याद रखिए, ये उन्होंने भांग खा के बनाया था, ये उनका गलत आंसर है, एंड इट इज कमिंग सेकेंड टाइम। ये रॉन्ग आंसर है, ये कहीं नहीं लिखेंगे, बाकी सबको जैसे लिखना है वैसे। और ये जो है ये सब तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान में नहीं लेंगे और ये नेट प्रॉफिट ध्यान में नहीं लेंगे, बाकी सब वैसे का वैसा। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट है, इसको ढूंढते हैं कहीं पे। 6 एडजस्टमेंट पढ़ो। तो ये एक नया पॉइंट है, ध्यान रहे। टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट। अब बच्चे इसको उसी तरह ट्रीट करते हैं कि क्रेडिट सेल रह गया, परचेज क्रेडिट रह गया। देखो, गलती से सेल्स बुक में हो गया, गलती से परचेज बुक में हो गया, रह गया, तो परचेज क्रेडिटर सेल्स डेटर में इफेक्ट देते हैं। लेकिन अगर टोटल की भूल हो, एक ही इफेक्ट देते हैं। क्या कहा? और अंडर कास्ट हो तो प्लस, ओवर कास्ट हो तो माइनस। अब यहां लिखा है अंडर कास्ट, तो सेल्स में प्लस करेंगे। अब कोई भी एडजस्टमेंट की सिंगल इफेक्ट तो होती नहीं है, तो या तो कोई एक इफेक्ट वाला दूसरा एडजस्टमेंट होगा, या ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं होगा, या क्वेश्चन में कहीं सस्पेंस अकाउंट होगा। तो ये रहा सस्पेंस अकाउंट। तो अब ये सस्पेंस क्या होता है वो मैं बताता हूं। वर्ष पूरा होता है, सारे अकाउंट बंद करते हैं, उसके बाद में अगर ट्रायल बैलेंस मिली नहीं, अब हमारा तो धंधा चल रहा है और हम गाना गा रहे हैं, दिन पर दिन बीत गए रे, तो बैठे बैठे तो कर नहीं सकते कि कब तक नहीं लिखेंगे। तो जो गैप नहीं मिलता है उसको सस्पेंस लिख के आगे जाते हैं। आज हमको पता चल गया वो भूल, तो सस्पेंस में से माइनस हो जाएगा और सेल्स में प्लस हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो सिर्फ एक ही डिफिकल्ट पॉइंट है, वो लीज वाला कौन सा क्वेश्चन है?
पेज नंबर 85। तो बस अब थक रहे हो आप लोग, तो मैं ये लीज वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये समझा के अपना वीडियो खत्म कर दो। ये लीज वाला जो है, ये आप कोई भी बच्चे से पूछोगे, गाइड में आंसर होता है, देयर आर आंसर्स इन गाइड, ही कैन टेल यू, बट व्हाई इट इज हैपनिंग, वेरी फ्यू स्टूडेंट कैन रिप्लाई। देखो, एक्सेप्ट दिस, जितने भी लीज के क्वेश्चन हैं सब में सीधे सीधे डिवाइड करके डेप गिनते हैं। खाली यही क्वेश्चन है जिसके अंदर 14 को 5 से डिवाइड नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता वो मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से देखो। मान लीजिए आपके यहां पे 31/3/2001 है, तो ये शुरू कब हुआ होगा? 1/4/2000 से शुरू हुआ होगा। अब नीचे लीज होल्ड है, यहां लिखा है 1 लाख और यहां लिखा है 1/4/2000 और फॉर 5 years ऐसे लिखा है। अगर ये दोनों सेम मैच कर रहा है, इसका मतलब होता है ईयर एंड मशीन बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम डेट। सीधे 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 20,000, तो डेप आएगा 20,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट ईयर यहां इसकी जगह क्या होगा? 80,000। इसकी जगह क्या होगा? 1 और 2। ये वही रहेगा, ये इंफॉर्मेशन वही रहेगी। एक साल गुजर गया है, 1 लाख का 80 हो गया है, इंफॉर्मेशन वही की वही है। क्या 5 से डिवाइड करेंगे? नहीं, एक साल गुजर गया है तो 4 से डिवाइड करो, कितना आया? 20 माइनस करेंगे। अगले साल यहां क्या होगा? 60। यहां पे क्या होगा? 2। यहां क्या होगा? 3। ये वही रहेगा। क्या 5 से डिवाइड करेंगे? नहीं। अब यहां से आपको यहां तक के महीने गिनने के, वर्ष गिनने के, कितने वर्ष है? तो 1 अप्रैल 2000 से 2002 2 साल गुजर गए, 2 इसमें से माइनस करो, 3 से डिवाइड करो, डेप्रिसिएशन 20 माइनस, अगले साल यहां क्या होगा? 40,000। यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 4, ये वही रहेगा। क्या 5 से डिवाइड करेंगे? नहीं, यहां से यहां तक जितना समय गुजरा है वो समय माइनस करो, फिर डिवाइड करो। इस क्वेश्चन को छोड़ के जितने क्वेश्चन थे, सेम ईयर and same date purchasing for machine, that means question is easy for you. But if machine was bought in past before then opening date of the year, तो वो डिफिकल्ट होगा। अब जो आपको समझ में आया है वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं। अब आप गौर से देखिए, यहां
क्या लिखा है? मार्च 17। शुरू कब हुआ होगा? 1/4। तो इस साल के शुरुआत की डेट है अप्रैल 16। यहां क्या डेट है? मैं कहां पहुंचे? ओके, जब भी एक्सपांड करते तो ये कुछ करामत कर देता। यहां है 70, ये है 14। हाँ बोलो। सिंह का पैकेट लिया ना आपने? हाँ, कितने का? एक लिया ना सिर्फ आधे किलो का। ओके, तो 1416 है और यहां पे डेट क्या है? 1 अक्टूबर 14। अगर ये 1416 ही होता, वी विल डिवाइड बाय 5 इंटू 14,000। पर यहां से पता चला कि कुछ समय, some time has been passed. We have to find out how long time has been passed. तो आपको क्या करना है? 1/4/14 से लेकर 1/4/16 तक पहुंचना है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं। 1/4/14 में नहीं, 110 है ना, 110। अब मान लो अगर कैलेंडर से गिने तो 14 दिसंबर में खत्म होता है, तो कितने महीने होंगे? 3। 15 का पूरा साल। हमें पहुंचना है 1/4/16 पे। कितने महीने लगेंगे? 3। 3 ये 1 ये, कितना समय गुजर गया? 1.5। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई, ये अकाउंट नहीं है, कॉमन सेंस है। 110/14 से 1/4/16 के बीच में फुल ईयर और मंथ काउंट करो। वो आया 1.5। 5 में से 1.5 माइनस करो, ये 3.5 आया। इसको डिवाइड कर दो, डेप्रीसिएशन आया 4000। अब दो इफेक्ट। अब एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि यही का यही डुप्लीकेट दे दे, कुछ और दे दे। अब मैं आपको एक बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं, आपने सही निकाला एक गलत, बताता हूं। 1 साल का डेप्रीसिएशन कितना आया? अच्छा, कितने साल का लीज था? तो 5 साल की टोटल अमाउंट कितनी होगी? तो ये जब शुरू हुआ होगा तो कितने का होगा? 20,000 का। अच्छा, 1 साल का डेप कितना होता है? 1 साल का डेप होता है 4,000। टोटल समय कितना गुजरा था? अभी हमने निकाला था 1.5। तो 1 साल का 4,000, तो आधे साल का कितना हुआ? 2,000। टोटल डेप कितना हुआ? तो 6,000 अगर आप इसमें से माइनस करो तो आप देखोगे, यू कैन सी इन ट्रायल बैलेंस देयर विल बी अमाउंट 14,000। तो यहां पे हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तुमको मैं एक्सरसाइज के अंदर 2-4 ही पॉइंट ऐसे होंगे थोड़े से गड़बड़, बाकी सब हो गए। फिर से कह रहा हूं, अगर आपको फाइनल अकाउंट में इंटरेस्ट है और आप उसके एक्सपर्ट हो, जो तरीका मैंने बोला है एक बार सुनने से सारे याद हो जाएंगे, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो क्या करें, एक बार सुनो, दूसरी बार में वीडियो पॉज कर करके पहले आंसर बोलो और फिर सुनो कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।